नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी तक पिछले लेक्चर में हमने जो कवर किया है वो है लिस्ट, टपल, सेट। लेकिन इस वाले लेक्चर में हम डिक्शनरी कवर करने वाले हैं। देखिए, लिस्ट, सेट और टपल के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो सारी एंटिटीज थी, ये केवल और केवल एक सिंगल एंटिटी को होल्ड कर रही थी, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को एज ए सिंगल एंटिटी मान के चल रही थी। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने एक लिस्ट एल नाम से एक लिस्ट बनाई और इसके अंदर कुछ एलिमेंट में डाल देता हूँ 34 और 56। तो यहाँ से मैंने एल नाम की एक लिस्ट बना दी है। अब ये इनकी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कोई ना कोई एक हमारे पास इंडेक्स है। ठीक है, जैसे इसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, फिर इसका इंडेक्स होगा हमारा 1, फिर अगले का इंडेक्स होगा हमारा 2। तो अब हमें ज़रूरत थी कुछ ऐसे डेटा टाइप की कि जिसमें हम क्या कर सके थे, ऑब्जेक्ट को की वैल्यू पेयर में क्लासीफाई कर पाएँ। की वैल्यू पेयर का मतलब यहाँ पे हम इंडेक्स की थ्रू कॉल ना करके इन इंडेक्स को कोई पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि इस इंडेक्स को मैं एम नाम दे देता हूँ, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ और इसको मैं एच नाम दे देता हूँ। कि अगर मुझे ये पता है कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग है 12, ये मेरे मैथ्स के मार्क्स हैं, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं और ये हिंदी के मार्क्स हैं, तो इससे क्या होगा, हमें किसी चीज़ को रिकॉल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। तो हमने एक नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया जिसको नाम दिया डिक्शनरी। डिक्शनरी को आप ऐसे ही समझिए, जैसे मान लीजिएगा आपने आपके पास कोई भी डिक्शनरी हो, तो हर एक वर्ड जो डिक्शनरी के अंदर लिखा गया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस वर्ड का मीनिंग होता है, या फिर उसके सिनोनिम्स होते हैं, या उसकी एब्रीविएशन होती है। तो मल्टीपल चीज़ एक वर्ड के अलॉन्ग हमें दी गई होती है। तो यदि मैं उसको कहूँ कि जो हमारा जो वर्ड है उसको मैं एज अ की मान लूँ, कि वो वर्ड हमारा की हो गया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे उस वर्ड का मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, उसकी एब्रीविएशन या जो भी चीज़ दे रखी हो, उसको उसकी वैल्यू मान लूँ। तो जहाँ पे भी हमारा जो डेटा होता है की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है उसको कहते हैं डिक्शनरी। देखिए, डिक्शनरी का नोटेशन बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमारा सेट का था। यदि आप कभी भी कोई भी चीज़ डिफाइन करोगे और उसके अंदर ऐसे करके आप ब्रैकेट, करली ब्रैकेट लगा लोगे जो सेम सेट में यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा कि यार ये जो है, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बन गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ डी करके लिखूँ, तो ये मेरे को बताएगा इसकी जो क्लास है वो डिक्शनरी क्लास है। लेकिन हमारे पास जो सेट होता है, और वैसे ही अगर मैं देखिएगा, अगर मैं इसी डी में मैं कुछ एलिमेंट्स डाल दूं, 12, 34, 56 और 6, अब मैं इसका टाइप ऑफ डी को कॉल करता हूं, तो अब इसकी जो क्लास बन गई सेट बन गई है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, जब भी आपको एम्प्टी डिक्शनरी को कॉल करना है तो उसके जो ब्रैकेट्स होते हैं उसको ओपन और क्लोज करना है। लेकिन अगर आपने केवल और केवल वैल्यूज डाल रखी हैं तो वो एज ए सेट कहलाएगा। अगर इसी को मैं डिक्शनरी को की वैल्यू पेयर्स में डाल दूं, यानी कि एक मेरे पास की होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होगी। जैसे मैं एक की मान लेता हूं कि कुछ लोग हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक का नाम है दीपक, और इसके एक मार्क्स कॉरस्पॉन्डिंग इसके मार्क्स लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके जो मार्क्स आ रखे हैं, क्योंकि मैं 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ 23 एक माह है, 24 एक माह है, 26 एक माह रखे हैं। उसके अलावा एक और व्यक्ति है जिसका मैं नाम लिख देता हूँ कमल, और इसके कोई मार्क्स दे देता हूँ, जैसे कि 34, 56, 78। और एक लास्ट में एक और नाम लिख देता हूँ मैं पंकज, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी मैं इसके कुछ मार्क्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इनके कॉरस्पॉन्डिंग सारे के सारे मार्क्स लिख दिए हैं इसके। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, अब मैं इसका टाइप चेक करता हूँ कि ये डेटा टाइप किस तरह के का है। तो ये जो आ रहा है, ये आ रही डिक्शनरी। अब इसमें कुछ कीज़ हैं और कुछ हमारी वैल्यूज़ हैं। अब देखिए, कीज़ कौन कौन सी हैं। जो पहला आइटम होता है उसको हम की कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कॉलन के बाद जो होती है उसको हम वैल्यूज़ कहते हैं। यानी कि जब भी मैं डी के अंदर, अब इसकी इंडेक्सिंग नहीं हो रही, याद रखिएगा हमने क्या रिप्लेस किया, हमने इंडेक्सिंग को ही एक नाम से रिप्लेस किया है। तो इंडेक्सिंग की जगह ये नाम आ गया जिसको हम की कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं डी के दीपक नाम के की को कॉल करूं, ठीक, इससे पहले हम क्या करते थे, कभी सेट और लिस्ट में इसकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में उसके जो इंडेक्सेस थे वो लिख देते थे। तो ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, तो इसने मेरे को इसकी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी हैं। इसी तरह से मैं किसी भी डिक्शनरी की वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, बशर्ते मुझे उसकी की पता होनी चाहिए। अब मान लीजिएगा कि मेरे इस डिक्शनरी के अंदर एक जो की है वो है ही नहीं, इसको मैं मान लेता हूँ माही,
एक की है जो है ही नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कोई आउटपुट मिले, तो इसने मेरे को क्या एक एरर डिस्प्ले करा दिया। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इस एरर को मैं हैंडल कर पाऊँ। तो मैं लिखता हूँ डी डॉट गेट मैथड का यूज़ करता हूँ। गेट मेथड के अंदर मैं अपनी की लिखूंगा माही माही, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं इसको एक डिफ़ॉल्ट आंसर दे दूंगा कि यार अगर आपको की नहीं मिल रही तो क्या लिखोगे, की नॉट फाउंड। यानी कि जब भी आप इस की के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको कुछ भी डेटा नहीं मिल रहा तो आप मेरे को ये डिस्प्ले करा दीजिएगा, की नॉट फाउंड आप डिस्प्ले करा दीजिएगा एरर थ्रो करने की जगह। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे कि आप कभी भी इंटरनेट में कुछ चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो आपने कुछ ऐसी चीज़ सर्च की है जो इंटरनेट में उपलब्ध ही नहीं है, या फिर कुछ जिब्रिश सा आपने कुछ भी सर्च कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं होता कि वो कोई एरर थ्रो कर देता, वो सिंपल से एक डिस्प्ले कराता है कि क्या कहते हैं जो भी आप सर्च करना चाह रहे हो वो उपलब्ध नहीं है। अब देखिए हम एक फिर से एक नई डिक्शनरी बनाते हैं। जैसे मैंने बताया डिक्शनरी को बनाने के लिए आपको पहले करली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं एक की दे देता हूँ, मान लीजिएगा मैं एक की दे रहा हूँ नेम। नेम के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जितने भी नेम होंगे मैं उनको डाल दूंगा। जैसे नेम, क्योंकि एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो मैं लिखता हूँ दीपक कॉमा कमल कॉमा पंकज, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मेरी नेक्स्ट की स्टार्ट होगी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ्स। अब मैं यहाँ पे मैथ्स में इसके मैथ्स के मार्क्स लिख रहा हूँ तीनों के। तो मैं कहता हूँ पहले वाले व्यक्ति को 23 मार्क्स मिले, फिर 34 मार्क्स मिले और फिर 56 मार्क्स मिले, फिर कॉमा, फिर मैं एक और आइटम यहाँ पे दे देता हूँ एज, जो कि एक नई की है। फिर कॉलन लगाऊंगा तो एज के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ होगी वो मेरे को यहाँ देनी पड़ेंगी। ठीक है, मान लीजिएगा कि जो एज है वो है 23, 45 और 32। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे दे देता हूँ हाइट। हाइट यहाँ पे दे दिया। अब हाइट के अंदर मैं हाइट को एकदम फिक्स रख रहा हूँ, तो फिक्स रखना है तो मैं यहाँ पे टपल का यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं दे देता हूँ हाइट, मान लीजिएगा 5.2 कॉमा 5.6 कॉमा 6.2। तो यहाँ पे मैंने हाइट वगैरह सारी दे दी है। अब एक बार एंटर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ गलती कर ली है, क्योंकि मैंने यहाँ इक्वल टू लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू ना लगाने की जगह मेरे को लगाने थे कॉलन का प्रयोग करना था। अब देखिएगा सबसे पहले हमने देखा कि जिस हिसाब से हमने डिक्शनरी में चीज़ें लिखी हैं उसी हिसाब से हमें डिक्शनरी में चीज़ें मिली या नहीं मिली। तो देखिए सबसे पहले मैंने नेम लिखा था, नेम सबसे पहले आया, फिर मैथ्स आया, फिर एज आई और फिर उनकी हाइट आ रखी है। यानी कि जो डिक्शनरी में जो भी एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर ऑर्डर होती है। इसके अलावा हम एक बार चेंजेबल देखते हैं कि डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो चेंज हो पाते हैं या नहीं हो पाते। एक नया एलिमेंट ऐड करूँ, मान लो क्लास ऐड करता हूँ। तो ये डिक्शनरी को मैंने कॉल किया, उसकी एक की को कॉल किया है जो कि अभी तक हमने बनाई नहीं है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। मान लीजिएगा मैं 1, 2 और 3 वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिएगा हमारी डिक्शनरी में एक नई की वैल्यू पेयर यहाँ पे ऐड हो चुका है। यानी कि डिक्शनरी एक बार बन जाए तो उसके बाद हम उसमें जो चीज़ें होती हैं वो ऐड ज़रूर कर सकते हैं, उसमें डेटा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। पर क्या ये हो सकता है कि मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे कि जो क्लास है 1, 2, 3 लिख दी है, लेकिन जो क्लास थी वो 4, 5, 6 थी, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो बिल्कुल एक बार अब हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो डिक्शनरी की को कॉल किया जिसका नाम है क्लास इक्वस टू। अब मेरे को यहाँ पे ये प्रोवाइड करना है कि कौन सी क्लास में है, तो मैं लिख देता हूँ 4, 5, 6। अब मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब जो इनकी जो डेटा है, जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। ऐसा हो कि यार मैंने तो जो क्लास था ये क्लास नहीं लिखना था, मेरे को इसमें कैपिटल सी में क्लास लिखना था। तो ऐसा हो सकता है क्या, कोई तरीका है कि मैं इसको चेंज कर पाऊँ, यानी कि किसी की डिक्शनरी के अंदर किसी की को चेंज चेंज कर पाऊँ। तो देखिए जब भी आप डिक्शनरी का कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं तो वो उसकी की के थ्रू कर रहे हैं हमेशा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि आप किसी भी तरीके से डिक्शनरी की को चेंज कर पाए। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप डिक्शनरी की को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डिक्शनरी की वैल्यूज़ को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। इसमें ऐसा पॉसिबल है क्या कि यदि मैं एक काम करूं कि मैं डिक्शनरी में कोई चीज़ अपडेट करना चाह रहा हूं, ठीक है, मान लीजिएगा मैं इसमें एक मेथड भी उपलब्ध है डॉट
अपडेट, इसके अंदर मेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले तो की जिसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो मेरा मान लीजिएगा की ये है और वैल्यू ये है। इसके अंदर मैं फिर से करली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे डालूँगा और इसको मैं लिख देता हूँ 890। ठीक। तो इसने ऐसा क्यों नहीं किया कि मेरे लिए एक नई क्लास क्रिएट कर दी, कि एक क्लास तो यहाँ पे है, एक और क्लास क्रिएट कर दे। क्योंकि जो हमारे जो कीज़ हैं यदि इनकी स्पेलिंग एकदम सेम हो, ठीक है, इसमें लोअर केस अपर केस भी सेम हो, ठीक, तो ये उसको एज अ सेम की मानेगा और ये केवल इसको अपडेट करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा डिक्शनरी जो है हमारी अपडेट होगी केवल। ठीक है, तो डिक्शनरी अपडेट हो गई है, यानी कि डुप्लीकेसी ऑफ की भी नहीं हो सकती किसी भी डिक्शनरी में। कि हमने सारे के सारे अपने जो डेटा टाइप्स थे उसमें देखा कि हमें लेंथ जब भी कैलकुलेट करनी थी तो हमने लेन फंक्शन का यूज़ किया था। लेन, तो यहाँ पे भी डिक्शनरी में वो पॉसिबल है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। तो लेन ऑफ डिक्शनरी चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को 5 एलिमेंट दे रहा है। तो 5 एलिमेंट का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कीज जितनी होंगी उतने इसमें एलिमेंट होंगे। लेकिन यदि मेरे को ये पता करना हो कि यार इस पूरी की पूरी जो डिक्शनरी है इसमें नंबर ऑफ कीज़ कितनी है, हमारे पास टोटल कीज़ कितनी है, अगर वो पता करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड उपलब्ध है जिसको कहते हैं कीज़, और यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे तो ये मेरे को बता देगा कि इनके जो डिक्शनरी की कीज़ हैं ये सारी डिक्शनरी की कीज़ हैं। वैसे ही करके अगर मेरे को पता करना हो कि डिक्शनरी में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं तो मैं वैल्यूज़ टाइप कर दूंगा और फिर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट कर दूंगा, तो मेरे को सारी की सारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे एक डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर एक साथ प्रोवाइड हो जाए, कि ये की है ये वैल्यूज़ है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट करके भी हम देख पा रहे हैं इसके की वैल्यूज़ पेयर एक साथ मिल जाए। तो ये इसका एक दूसरा तरीका भी है। अगर मैं डिक्शनरी डॉट आइटम्स लिखूँ तो ये मेरे को बता देगा कि जो नेम है इसके ये आइटम्स है इसके अंदर, और उसके बाद मैथ्स है, मैथ्स के साथ ये है। लेकिन आप यहाँ पे इसकी फॉर्म देखिएगा कि जो इसकी फॉर्म है ना ये एज ए टपल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, एज ए टपल प्रोवाइड कर रहा है और एट द एंड अ लिस्ट ऑफ टपल, एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टपल्स हैं, इस तरीके से ये प्रोवाइड कर रहा है। अब हमने ऐड करके तो देख लिया आइटम्स को, अब हम चाहते हैं कि हम अपने कोई आइटम रिमूव कर पाएँ। तो मैं अपनी डिक्शनरी में से कुछ आइटम्स को रिमूव करूँगा। तो इसके लिए रिमूव के लिए होता है हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो जो मेथड्स हमारे पास आते हैं। तो जब भी आप कोई भी प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सॉरी डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आप सिंपल से आप कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो क्लियर करूंगा तो ये सारा का डेटा क्लियर हो जाएगा। कॉपी का मतलब बेसिकली उसी की आपको एक और कॉपी बनानी है। फ्रॉम कीज, गेट, आइटम्स, कीज, पॉप। अब पॉप करके हमें एक मेथड मिल रखा है, ठीक है, हमें पॉप करना है को किसी पर्टिकुलर वैल्यू को। अब हमारे अंदर हमारे पास क्या चीज़ है जो हम पॉप कर सकते हैं, तो देखिएगा जो हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी है, ये वाली डिक्शनरी है, इसमें हमें पॉप करना होगा किसी कॉरस्पॉन्डिंग की को। तो मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग की में से कुछ पॉप करना है, मान लीजिएगा मैं मैथ्स को पॉप करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैथ्स लिख देता हूँ और इसने बता दिया कि ये सारी वैल्यूज़ पॉप हो गई हैं। अब मैं डिक्शनरी को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मैथ्स अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि हमारे पास एक और पॉप उपलब्ध था। तो डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम्स, ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सबसे लास्ट में जो हमने डेटा ऐड किया होता है वो उसको पॉप कर देता है। तो आपको पता ही है, हमने कि लास्ट में सबसे लास्ट में क्लास ऐड की थी तो इसने क्लास को हटा दिया है। अब जो हमारी डिक्शनरी है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है। देखिएगा हमारे पास कुछ और फंक्शनैलिटी है, जैसे कि अगर मैं डिलीट फंक्शन का यूज़ करूं और इसके अंदर मैं अपने डिक्शनरी को कॉल करूं और मैं चाह रहा हूं कि मैं कोई पर्टिकुलर कॉलम को कॉल डिलीट कर दूं, जैसे कि मान लीजिएगा मैं अपनी जो डिक्शनरी की एज है इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ और इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ और एंटर करता हूँ। अब मैं अपनी डिक्शनरी को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे नेम भी हमारा एज भी उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा यदि मैं एंटायर अपने डिक्शनरी को भी डिलीट करना चाहता हूं तो मेरे को सिर्फ DEL और डिक्शनरी को कॉल करना है, पूरी की पूरी हमारी डिक्शनरी ही डिलीट हो जाएगी। पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट करने का या फिर क्लियर करने का एक और तरीका है, एक फंक्शन उपलब्ध है, इस फंक्शन का नाम है क्लियर। तो यदि मैं डिक्शनरी को कॉल करूं और उसके बाद क्लियर को कॉल कर दूं, क्लियर मेथड को, तो अब मेरी जो डिक्शनरी है वो एम्प्टी डिक्शनरी होगी, उसके अंदर का सारा डेटा हट चुका है।
तो आज हमने सीखा कि जैसे कि हम अपने लिस्ट, टपल और सेट को रिप्रेजेंट कराते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट उसके अंदर रिप्रेजेंट हो जाते हैं, एक सिंगल एंटिटी को स्टोर कर रहा है। बट जब भी हमें मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करना होता है की वैल्यू फॉर्म में, तो वहाँ हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। और डिक्शनरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा बेस है जब आप बात करते हैं किसी भी तरह की डेटा एनालिसिस के ऊपर। डिक्शनरी एक ऑर्डर चेंजेबल कलेक्शन ऑफ डेटा है जो अलाउ नहीं करता, चेंजेबल है लेकिन वो अलाउ नहीं करता कि जो की है उसको चेंज करने के लिए वैल्यूज चेंज जरूर हो जाती हैं डिक्शनरी में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें डिक्शनरी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करवाना है तो हमें उसकी की को कॉल करना पड़ता है। अभी तक हमने जितने भी मेथड्स देखे, जितने भी ऑपरेशन देखे, कहीं पे भी हम उसकी वैल्यू को कॉल करके कोई भी ऑपरेशन नहीं करवा रहे थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।